हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लेक्चर नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक का, जिसमें हम कल के रेट ऑफ रिएक्शंस के आगे जो उसके थोड़े से कुछ न्यूमेरिकल्स या प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। सवाल यह है कि इन क्वेश्चंस को आपको रटना है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रटना है। इनको क्या देखना है, केवल तरीका समझना है। ऐसे क्वेश्चंस का तरीका क्या होता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेंड करने हैं। ठीक है, सवाल पहला आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि एक रिएक्शन दे रखी है 2A + 3B गिव्स 5C, यानी एक रिएक्शन में आपका जो A है वो 2 मोल हम यूज कर रहे हैं, B है 3 मोल यूज कर रहे हैं, और इससे C का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो 5 मोल हो रहा है। इसके बाद कुछ डेटा गिवन है। डेटा में हमें क्या दिया हुआ है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A इज 10 मोलर, यानी A के बारे में एक बात आपको बताई हुई है कि A का जो कंसंट्रेशन है वो है आपका 10 मोलर। उसके बाद आपको दिया हुआ है कि ये जो कंसंट्रेशन है ये 5 मोलर चेंज हो जाता है। समय इसमें जो लग रहा है वो लग रहा है 20 सेकेंड, यानी 20 सेकेंड के समय के बाद जब आपने इसका ऑब्जर्वेशन किया तो वहां पे आपका 5 मोलर का चेंज हो गया, यानी A का कंसंट्रेशन इतना चेंज हो रहा है। सवाल ये है कि कैलकुलेट क्या करेंगे। 3 चीजें कैलकुलेट करने को हमसे बोला गया है, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A, ठीक है। सेकेंड इज रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल जो रिएक्शंस की है, -dB/dt और dC/dt, ये चीजें हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला काम क्या होगा, हम ऑलरेडी पहले भी मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में पिछले लेक्चर में बताया था कि ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो सबसे पहला आप क्या करेंगे, उन रिएक्शन को लिखेंगे और रिएक्शन के बाद वही समय की गणना के अनुसार उसके मोल या उसके कंसंट्रेशन का चेंज लिखेंगे। तो सबसे पहला काम यही करना है। रिएक्शन हमें दे रखी है 2A + 3B, और यहाँ से आपका क्या बन रहा है 5C प्रोडक्ट बना है। इसमें जब T = हमारे पास 0 है, 0 है, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, उस समय की हमसे चर्चा करने को कह रहा है, उस समय की बात कर रहा है। तो जब T = 0 है उस समय A के जो मोल थे वो थे हमारे 10 मोलर हमारे पास क्या था, A था। ठीक है, और जब T = कोई पर्टिकुलर टाइम है जो यहाँ पे आपको दे रखा है 20 सेकेंड, कितना दिया हुआ है 20 सेकेंड, तो यहाँ पे 20 सेकेंड लिख दो, और यहाँ पे आपको कितना हो जा रहा है 5 मोलर हो जा रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद अगर मेरे से पहला पार्ट आपको कह रहा है निकालने के लिए, फर्स्ट पार्ट इज रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A कैलकुलेट करना है, तो यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, RA कैलकुलेट करना है, या जिसको हम बोल सकते हैं -dA/dt, या इसके बारे में मैं जानता हूं इसको कैसे निकालते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय टाइम। तो इसमें जो कंसंट्रेशन का चेंज हो रहा है 5 - 10 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 5/20, दैट इज इक्वल टू 1/4 मोलर पर सेकेंड, ये वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद है कि पहला वाला पार्ट समझ में आया होगा, जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ A आपसे पूछा है। सेकंड की चर्चा करें, द्वितीय वाले की, दूसरे वाले की चर्चा करें, उसमें आपसे रेट पूछ रहा है R, यानी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो R निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि वो रिएक्शन के इंडिविजुअल कोफिशिएंट, इंडिविजुअल रिएक्टेंट या प्रोडक्ट पे कैसे डिपेंड करता है। जो भी उसका कोफिशिएंट है बच्चे, उस कोफिशिएंट से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। सिंपल एज जैसा आप सब जानते ही हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कोफिशिएंट कितना है 2, और डिवाइड किसको करना है, इसी के रेट को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 dA/dt, और हम लोग समझदार हैं कि dA/dt की वैल्यू हमने निकाली हुई है 1/4 है, तो ये हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू कितनी है 1/4, तो ये आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 1/8 मोलर पर सेकेंड। उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। थर्ड पार्ट आपका क्या है, -dB/dt, ये आप निकाल सकते हैं, और dC/dt। उम्मीद है इनमें आपको कोई समस्या होगी नहीं। फिर भी अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं आंसर लिख देता हूँ, इसका थर्ड वाले का भी आंसर बता देता हूँ। RB आपको निकालना है, तो RB निकालने का तरीका क्या होगा, ये डिपेंडेंसी करेगी किसके ऊपर, क्योंकि आपने ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया है, तो अब आपके लिए RB निकालना आसान होगा। RB आपके R के साथ कैसे रिलेशन में आएगा, तो ये आपको सबको पता है, -dB/dt। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, जो इसका कोफिशिएंट है 3,
इससे आप ओवरऑल रेट में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dB/dt आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू आर, यानी ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1/8 डेट इज इक्वल टू 3/8 मोलर पर सेकेंड। और सेम एज अगर आरसी की बात करेंगे तो आरसी का कोफिशिएंट देख लीजिए, आरसी का कोफिशिएंट है 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 इंटू आर डेट इज इक्वल टू 5 इंटू 1/8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/8 मोलर पर सेकेंड। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, है ना। इस तरीके का अगर आपका सवाल आएगा तो आप इस सवाल को हल कर देंगे और पूरे नंबर लेके आएंगे। ठीक, आइए अगले सवाल की तरफ चर्चा करते हैं। दूसरा सवाल आपके पास है, बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसमें करने का तरीका भी आपका थोड़ा अलग होगा। आंसर की भी चर्चा हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी, क्या सेम उसी तरीके से आपको आंसर मिल जाएंगे, क्या उस तरीके से आंसर नहीं मिलेंगे, है ना। ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, चलो सवाल क्या कह रहा है कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ नाइट्रोजन इज 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक हैवर प्रोसेस होती है अमोनिया के फॉर्मेशन की प्रोसेस, उसमें हम अमोनिया बना रहे हैं और उस अमोनिया बनाने में जो सामग्री अपन यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। उसमें एक डेटा हमको गिवन है कि नाइट्रोजन का जो कंजम्पशन रेट है, यानी जिस तरीके से नाइट्रोजन कंज्यूम हो रहा है वो आपका कितना है 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, और आपको कैलकुलेट करना है ROR रेट ऑफ रिएक्शन। चले स्टार्ट करते हैं। इस रिएक्शन में आपको इस क्वेश्चन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि रिएक्शन गिवन नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिख देते हैं नोट बना के, रिएक्शन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। अब ऐसे सवाल अगर आपके जेई एग्जाम में, नीट एग्जाम में आ जाए और आपको 4 ऑप्शन दे रखे हों और आपसे कहे कि विच वन इज करेक्ट और विच वन इज नॉट करेक्ट, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है ना। मोर देन 1 करेक्ट वाले क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं उसमें आ सकते हैं, एक से ज्यादा ऑप्शन जिसमें करेक्ट हो। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी जैसी जैसी रिएक्शन होती जाएगी वैसे वैसे आपका रेट निकल के आता जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आपको एक बैलेंस रिएक्शन नहीं दे रखी। और भाई देखो बच्चे हैं, हम कोई भी बैलेंस रिएक्शन लिख सकते हैं, जरूरी थोड़े ना जो आपको उनका स्टैंडर्ड हो हम वही रिएक्शन लिखें, हम थोड़ी सी अलग रिएक्शन भी लिख सकते हैं। जैसे एक तरीका क्या है इसमें देखो, N2 + 3H2 gives 2NH3, ये अमोनिया की फॉर्मेशन रिएक्शन है। सवाल में हमको गिवन है कंजम्पशन ऑफ N2, यानी Rn2 हमको पता है डेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, और आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है यानी ROR निकालना है। तो ROR किसके इक्वल हो जाएगा? कोफिशिएंट देखिए अमोनिया का, नाइट्रोजन का कोफिशिएंट है आपका कितना 1, तो 1 अगर कोफिशिएंट है तो ROR किसके इक्वल हो जाएगा? रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, तो Rn2 के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका सेम आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो एक तो आंसर ये हो गया। उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ गई होगी। भाई कोफिशिएंट आपका कितना है 1 है, 1 से डिवाइड करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दूसरा तरीका क्या है इसी के अंदर, रिएक्शन को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। रिएक्शन को कैसे चेंज किया? आपने क्या करा कि 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन कर दी। 1 मोल अमोनिया फॉर्मेशन करने का मतलब ये है हाफ ऑफ नाइट्रोजन प्लस 3/2 ऑफ हाइड्रोजन गिव्स NH3। भाई ये भी तो रिएक्शन सही है, इस रिएक्शन में तो कोई गलत कह नहीं सकता। तो जब इस रिएक्शन में गलत नहीं कह सकता तो यहाँ पे आपका Rn2 तो वही है जो गिवन है हमको, डेट इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको गलत करने का, तो फिर गलत कहाँ करोगे? गलत आप यहाँ कर दोगे जी, ROR निकालना है। अब ROR मेरे को पता है कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे 1/2 कोफिशिएंट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Rn2। अरे 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Rn2।
वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। अगर आपका ऑप्शन में ये आंसर गिवन है तो ये भी करेक्ट है, ये आंसर गिवन है तो ये भी करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है। रीजन ये क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस रिएक्शन नहीं दे रखी, और जब तक आपको बैलेंस रिएक्शन ना दे रखी हो तब तक आप कोई भी रिएक्शन मान के कर सकते हो। यानी इस क्वेश्चन को मैं मल्टीपल करेक्ट में डाल सकता हूं और उस तरीके से इसको सॉल्व कर सकता हूं। तो मेरा समझाने का मेन पर्पस ये था कि काइनेटिक में कुछ ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवाल को आपको करने के लिए क्या करना है, या तो वो इनकम्प्लीट क्वेश्चन में मार्क करिए, है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन में दे रखा है, या फिर अपनी तरफ से कोई भी एक रिएक्शन मान के कर सकते हैं, आंसर तो मैच करेंगे ही करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इस सवाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि रेट ऑफ हाइड्रोजन इस रिएक्शन के लिए और इस रिएक्शन के लिए निकालें तो क्या सेम आएगी? तो रेट ऑफ हाइड्रोजन अगर आप निकालेंगे, कंजम्पशन ऑफ हाइड्रोजन, तो चाहे बेटा ये रिएक्शन हो चाहे ये रिएक्शन हो, वो आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि किसी भी रिएक्शन के जो इंडिविजुअल्स होते हैं कंपोनेंट, उनके रेट पे कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। उम्मीद है ये वाली बात मैं पहले भी बता चुका हूँगा आपको, अगर नहीं बताया है तो ये सुन लीजिए, लिख लीजिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स का मतलब है रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, उसके कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके रेट ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, रेट ऑफ कंजम्पशन को निकालने के लिए, रेट ऑफ फॉर्मेशन को निकालने के लिए। और इसी